आज हम करने जा रहे हैं द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 9 है क्लास 6 एनसीईआरटी की किताब का, साइंस का। ठीक है, सो पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले दो काम आप कर लिया करें तो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। पहले टाइटल समझ लिया करें और दूसरा काम चैप्टर का एक ओवरव्यू देख लिया करें, क्या क्या टॉपिक्स हैं, कितने कितने बड़े हैं और कितना हमें इसमें पढ़ना है। तो मैं टाइटल से शुरू करती हूँ। टाइटल का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जितनी भी जीव जंतुएं हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो पेड़ पौधे, जानवर, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनकी खूबियाँ, उनकी खासियतें, उनके फीचर्स, और हैबिटेट यानी वो एरिया जिसमें वो रहते हैं। इस चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक आपका जो है वो है ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, यानी सभी जीव जंतु और वो सराउंडिंग्स जिसमें वो रहते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हैबिटेट एंड अडाप्टेशन। ठीक है, हैबिटेट क्या होता है और अडाप्टेशन क्या होता है। तीसरा टॉपिक है अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। अलग अलग हैबिटेट्स की एक जर्नी हमें करनी है जिसमें हमें अलग अलग हैबिटेट्स के बारे में पढ़ना है। चौथा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स की कुछ कुछ खूबियाँ हमें इसमें देखनी है। इसके बाद पांचवा टॉपिक है हमारे पास चार ही टॉपिक हैं बस, फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए टाइटल वाले पेज पे दोबारा आते हैं और शुरू करते हैं। पहेली एंड भूजो वेंट ऑन वेकेशन to many places of interest. One such trip took them to the river Ganga in Rishikesh. They climbed the mountains of the Himalayas where it was very cold. They saw many kinds of trees on these mountains, oaks, pines and deodars, many very different from the ones near their home on the plains. In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot deserts. They collected different kinds of cactus plants and plants from this trip. Finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach, dotted with casuarina trees. While recollecting all the funs that they had on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some were hot and dry, and some places so humid. And yet all of them had many organisms, living creatures of various kinds. They tried to think of a place on earth where there may not be any living creatures. Bhujo thought of places near his home. Inside the house, he tried the cupboards. He had thought that there may not be any living organisms here, but he found one tiny spider in the cupboard. Outside the home too, there did not seem to be any place he could think of that did not have living creatures of some kind or the other. Paheli started thinking and reading about far away places. She read that people have even found tiny living organisms in the openings of volcanoes. तो पहेली और भूजो दो बच्चे हैं, ठीक है, और ये प्लेन्स के रहने वाले हैं। प्लेन्स यानी जो हमारा जैसे ये उत्तर प्रदेश बिहार का जो इलाका है ये प्लेन रीजन है। ठीक है, गंगा प्लेन आता है, गंगा प्लेन हम इसको बोलते हैं। तो ये प्लेन रीजन के रहने वाले लोग हैं। प्लेन रीजन में जो क्लाइमेट है, जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ सो यहाँ का जो वेदर है वो सीजनल है काफ़ी, है ना, और एक हम कह सकते हैं कि हॉट वेदर है। इतना गर्म नहीं है लेकिन हाँ फिर भी गर्म है। इतना ह्यूमिड भी नहीं होता है मॉनसून में, ठीक है, बीच का है। अब पहेली और भूजो जो इस जगह के रहने वाले हैं वो अपनी ट्रिप्स के बारे में सोच रहे हैं। एक बार वो ट्रिप पे गए थे गंगा रिवर में, ऋषिकेश में, है ना, गंगा रिवर के पास, और उन्होंने वहाँ पे जो माउंटेन है हिमालयाज़ के उसको क्लाइम किया। वहाँ बहुत ठंड थी, उन्होंने बहुत सारे तरीके के पेड़ देखे, जैसे ओक का, पाइन का, देवदार का, अलग अलग तरीके के पेड़ उन्होंने देखे। और उनके घर के पास जो पेड़ हैं और यहाँ जो पेड़ उन्होंने देखे वो बहुत अलग थे। फिर एक और ट्रिप में वो राजस्थान गए और वहाँ पे वो कैमल पे सवारी उन्होंने की, हॉट डेजर्ट में वो घूमे और उन्होंने बहुत सारे कैक्टस प्लांट्स वहाँ से इस ट्रिप से कलेक्ट किए। फाइनली वो एक ट्रिप पे गए पुरी, और पुरी पे उन्होंने सी बीच विजिट किया। वहाँ पे कजुआरिना ट्रीज थे। उन्होंने ये सब फन जब वो याद कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक बात आई कि क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह होगी जहाँ कोई लिविंग क्रीचर ना रहता हो, है ना,
क्योंकि वो इतनी अलग अलग जगह रह करके आए थे, देखी थी उन्होंने, और उन्हें ये पता था कि हर जगह किसी न किसी प्रकार की लाइफ मौजूद है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, है ना। तो उन्होंने ये सोचने की कोशिश करी कि क्या कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद ना हो। ऐसा सोचने के बाद उन्होंने खोजना शुरू किया। तो बूजो जो है उसने सबसे पहले सोचा, अपने घर के अंदर देखा कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ कोई लिविंग क्रीचर ना हो। तो उसने अपने घर का कबर्ड खोला तो उसे लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी नज़र पड़ी एक छोटी सी मकड़ी पर। अब छोटी सी मकड़ी है तो लिविंग क्रीचर ही ना, कुछ और तो नहीं है, तो वो तो लिविंग क्रीचर में काउंट की जाएगी। इसका मतलब कबर्ड में भी लाइफ थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म था। इसी तरीके से जो पहेली है उसने कहीं पढ़ा था कि कहीं पर उसने पढ़ा था कि वॉल्केनो की जो ओपनिंग होती है उस पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। सो वॉल्केनो की ओपनिंग तक में जब ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो सकते हैं तो क्या कोई ऐसी जगह होगी। चलिए, तो अब हम अपने चैप्टर के पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. तो दूसरा थॉट जो इनके दिमाग में आया, पहेली और बूजो के दिमाग में, वो ये था कि कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन अलग अलग क्लाइमेट्स में रहते हैं, ठीक है, अलग अलग लोकेशंस पे रहते हैं जहाँ पर भी उन्होंने विजिट किया था। द डेजर्ट्स हैड कैमल्स, रेगिस्तानों में क्या होते हैं, ऊँट होते हैं। द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक, पहाड़ी इलाकों में, माउंटेन्स में क्या होती हैं, बकरियां होती हैं, है ना, याक होते हैं। इसी तरीके से पूरी हैड सम अदर क्रीचर्स, जैसे क्रैब्स, पूरी में क्या थे, क्रैब्स थे, ये एक समुद्री जीव होता है, तो ये बीच पे पाया जाता है। और वैरायटी ऑफ फिशेस, वहाँ पे फिशरमैन पकड़ के लेकर के आते हैं समुद्र में से। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रीचर्स लाइक आंट्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशंस। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन। What about the surrounding in these different regions? Were they the same? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट की वैरायटीज अलग अलग हैं जो तीनों इलाकों में, एनिमल की वैरायटी अलग अलग है, इवन जो इंसेक्ट्स हैं उनकी वैरायटी भी अलग अलग हैं। तो क्या ये मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके लिए एक एक्टिविटी इन्होंने यहाँ पर करवाई है, इसको समझ लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट। एक जंगल से हम शुरू करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। तो अब आप लोग ज़रा सोचना शुरू कीजिए उन सभी पेड़ पौधे जानवर चीज़ों के बारे में जो कि एक जंगल में पाई जाती हैं, ठीक है। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। टेबल 9.1 के कॉलम 1 में जहाँ इन द फॉरेस्ट लिखा हुआ है उन सभी चीज़ों के नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो सोचिए ज़रा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कुछ वाइल्ड एनिमल्स के नाम लिख दीजिए, जैसे टाइगर हो गया, आपका लाइन हो गया, एलिफेंट हो गया, है ना। इसी तरीके से और क्या क्या पाया जाएगा फॉरेस्ट में। कुछ प्लांट्स के नाम लिख दीजिए, कुछ ट्रीज़ के नाम लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप ये कॉलम 1 पूरा कर लेंगे। फिर लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन दैट आर ऑल्सो शोन इन द टेबल। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल टेबल 9.1. डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स and teachers to find more examples to fill the table. You can also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different regions. ठीक है, तो इस टेबल को पूरा करने के लिए आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, पूरी तरह पढ़ने के बाद आप इस टेबल को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग रीजन्स के एनिमल्स, प्लांट्स और वहाँ पाई जाने वाली चीज़ों के नाम लिखने। जैसे फॉरेस्ट में क्या क्या पाया जाता है, 3-4 नाम उसके लिख लीजिए। माउंटेन पे क्या क्या पाया जाता है, 3-4 नाम उसके लिख लीजिए। डेजर्ट में क्या पाया जाता है, नाम उसके लिख लीजिए। सी में क्या पाया जाएगा, या कोई और रीजन जो आप अपने हिसाब से सोच करके यहाँ पर लिख लीजिए। अब आपको करना क्या है, try and include many plants, animals and objects, big and small, in each of the columns in this table. What kind of objects will we find that may not be animals or plants? Perhaps parts of plants like dried leaves, or parts of animals like bones. We may also find different kinds of soils and pebbles. Water in the ocean may have salt dissolved in it, as discussed in chapter 5. There could be many more objects. ऑब्जेक्ट्स में आप क्या लिखेंगे? देखिए, जानवरों में तो आप नाम लिख देंगे, टाइगर, लाइन, एलिफेंट, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड वगैरह वगैरह। लेकिन चीज़ों में आपको क्या लिखना है? चीज़ों में आपको लिखना है मिट्टी, पत्थर, पानी, समुद्र, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना है। जैसे रेगिस्तान में और किसी समुद्री इलाके में क्या फ़र्क होगा? सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि रेगिस्तान में पानी नहीं है और समुद्र में पानी ही पानी है ना।
तो ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट में आप ये लिखेंगे। इसके अलावा एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू टेबल 9.1, यानी आपको जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ते जाओगे जो जो एग्जाम्पल आते जाएंगे आपके नज़रों के सामने उसको टेबल में लिखते जाना है। टेबल यहाँ दे रखी है 9.1, ठीक है। विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रैवल थ्रू मेनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस, ठीक है। चैप्टर में जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको और ज़्यादा आपके जो दिमाग में रेंजेस हैं, चीज़ें हैं, वो बढ़ती चल जाएंगी। अब सबसे पहली चीज़ है हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स and animals listed in activity 1? Do you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for the desert and column for the sea in table 9.1. Did you list very different kinds of organisms in these two columns? ठीक है, तो क्या पता चला आपको प्लांट्स और एनिमल्स की जो लिस्ट आपने बनाई एक्टिविटी 1 में, उससे क्या आपको बहुत ज़्यादा लार्ज वैरायटी मिली प्लांट्स और एनिमल्स की? ठीक है, जो आपने लिखा है गौर से निगाह डालिए, एक बार ज़रा उस पर गौर से निगाह डालिए। जो भी आपने डेजर्ट में लिखा है, सी में लिखा है, क्या आपने अलग अलग चीज़ें लिखी हैं या एक सी चीज़ें लिखी हैं? तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग चीज़ें लिखी होंगी। व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टू रीजन्स? अच्छा, एक बात बताइए कि इस डेजर्ट वाले रीजन में और समुद्र वाले रीजन में किसी भी ऑर्गेनिजम्स की सराउंडिंग क्या होंगी? तो सी में अगर हम देखें तो प्लांट्स और एनिमल्स किस तरीके के पानी से घिरे हुए होंगे? सलाइन वाटर से, सॉल्टी वाटर से, यानी खारे पानी से, नमकीन पानी से घिरे हुए होंगे सभी जानवर, सभी पेड़ पौधे, है ना। और इनमें से ज़्यादातर वही हवा यूज़ कर रहे होंगे जो इस पानी में घुली हुई है, ठीक है। अब डेजर्ट में तो पानी होगा नहीं, बहुत कम पानी अवेलेबल होगा, सो ऑब्जेक्ट्स में वो सभी चीज़ें आएंगी, है ना। अच्छा जी, तो हम कह रहे थे कि जो डेजर्ट होगा उसमें पानी तो होगा नहीं और बहुत हॉट होगा डे टाइम में और रात में बहुत ठंडा होगा, है ना, इतना तो पता ही है आपको। तो जो जानवर और पौधे यहाँ पाए जाएंगे डेजर्ट में, वो डेजर्ट सॉइल पे ही जिएंगे और उसी हवा में जिएंगे जो वहाँ सराउंडिंग में अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि सी में रहने वाले जानवर को सी की हवा की आदत है और डेजर्ट में रहने वाले को डेजर्ट की हवा की आदत है। अब जो सी और डेजर्ट हैं वो एक दूसरे के सराउंडिंग से बहुत अलग हैं और हमें बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों रीजन्स में देखने को मिलते हैं। क्या ऐसा नहीं है? चलिए, दो बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं हम फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। जैसे एक कैमल हो गया और एक मछली हो गई, सही। अब एक काम करते हैं, मछली को छोड़ देते हैं रेगिस्तान में और कैमल को छोड़ देते हैं समुद्र में, क्या होगा? दोनों मर जाएंगे, है ना। तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है कैमल का, वो उसकी मदद करता है डेजर्ट कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए। वो पानी में सरवाइव नहीं कर सकता, उसको डेजर्ट कंडीशन के सर्वाइवल की आदत है। कैमल के लंबे लंबे पैर होते हैं जो उसकी मदद करते हैं कि उसकी बॉडी को हीट से बचाने में, जो सैंड की हीट है यानी रेत की जो गर्मी है वो उसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती, उसके पैर इतने लंबे होते हैं। और यूरिन भी बहुत कम करता है, कोई भी कैमल है बहुत कम वो पेशाब करता है। और इनका जो ये पॉटी जो करते हैं, जो डंग होता है वो बहुत ड्राई होता है, यानी गोबर बहुत सूखा हुआ होता है और इनको पसीना भी नहीं आता। तो कैमल बहुत कम पानी लूज़ करते हैं अपनी बॉडी से। देखिए कैसे यूरिन कम हो रहा है, ठीक है, तो पानी का अमाउंट कम हो गया। फिर जो डंग है, अगर जो गोबर है अगर वो किसी और जानवर जैसा होगा तो उसमें अच्छा खासा पानी उससे भी एक्सक्रीट होता है। तो डंग कैसा है? ड्राई है, उसमें तो पानी है नहीं, ठीक है। और स्वेटिंग भी नहीं हो रही है। बाकी जानवरों को स्वेटिंग भी होती है, पसीना आता है, लेकिन कैमल को स्वेटिंग भी नहीं हो रही है। तो स्वेटिंग नहीं हो रही है तो भैया ठीक है, फिर तो आराम से वो वहाँ पर रह सकता है। क्यों? क्योंकि पानी वो कम से कम अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा है। तो कैमल बहुत कम पानी लूज़ करते हैं अपनी बॉडी से, तो वो बहुत ज़्यादा दिनों तक रह सकते हैं विदाउट वाटर। अब मछली की तरफ देखते हैं। अब मछली को अगर आप रेगिस्तान में छोड़ देंगे तो क्या होगा? बेचारी 2 सेकंड के अंदर मर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इतने तरीके की मछलियाँ हैं, लेकिन उन सब में कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है? उनका शेप, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, जिसके बारे में आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। अब ये स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है? ये शेप आपको पानी और हवा में मूव करने में मदद करता है। चिड़िया का और मछली का शेप कहीं ना कहीं एक सा होता है। अगर आप देखें, मुंह बहुत बारीक, चोंच पे से बहुत बारीक एकदम पॉइंटेड, एंड पीछे जाते जाते एकदम पतली सी बॉडी, मतलब एरोप्लेन का जो शेप है वो भी स्ट्रीमलाइन शेप है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन शेप आपको ड्रैग से बचने में मदद करता है। ड्रैग क्या होता है? ड्रैग वो फ्रिक्शन है जो एयर प्रोवाइड करती है। फ्रिक्शन समझते हैं? फ्रिक्शन होता है कि जब आप किसी भी जगह चल रहे होते हैं तो वो जगह आपको आगे जाने से रोकती है, आपको पीछे खींचती है।
आपको रोके रखना चाहती है ना। जैसे आपकी चप्पल में अगर ग्रिप ना हो या आप नंगे पैर अगर किसी ऐसी जगह पे चलें जहाँ पर बहुत दलदल हो रही है, बहुत चिकनी मिट्टी है, तो क्या होगा, आप फिसलेंगे। और वहीं अगर आप अच्छी ग्रिप वाली चप्पल पहन के चलेंगे तो आप बिल्कुल नहीं फिसलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी चप्पल फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है आपको, और आपके जो पैर हैं वो इतना फ्रिक्शन आपको नहीं प्रोवाइड कर पाते, तो क्या होता है, आप फ्री फ्लो हो जाते हैं, आप बहने लगते हैं मिट्टी पे, है ना। तो यही फ्रिक्शन जब हवा प्रोवाइड करती है किसी भी चीज़ को, जब आप तेज़ हवा चल रही हो तो आपने देखा होगा अगर आप बाइक पे बैठे हुए हैं तो वो आपको आगे जाने से रोकती है, वो पीछे की तरफ धक्का देती है तेज़ हवा। इसी तरीके से कभी पानी में मुंह डाल करके देखिएगा तो पानी भी ऐसा लगेगा कि आपके मुंह को बाहर धक्का दे रहा है। तो इस फोर्स को हम ड्रैग बोलते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी चीज़ को एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन चिड़िया की और मछली की बॉडी ऐसी है कि वो चिड़िया को हवा में और मछली को पानी में जीने में मदद करती है, तैरने में मदद करती है, और इसको हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। फिश के स्लिपरी स्केल्स होते हैं उसकी बॉडी पर, ये स्केल फिश को मदद करते हैं पानी में इजीली मूव करने में, ठीक है। फिश के फ्लैट फिन्स होते हैं और टेल्स होती है जो उसको मदद करते हैं डायरेक्शन बदलने में, उनकी बॉडी के बैलेंस बनाने में। और गिल्स जो फिश के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन जो पानी में डिजॉल्व है उसको यूज़ करने में मदद करते हैं, ठीक है। सो हमने ये देखा कि फिश के फीचर्स उसको मदद कर रहे हैं ताकि वो पानी के अंदर जीवित रह सके, और कैमल के फीचर्स उसको मदद कर रहे हैं कि वो डेजर्ट के अंदर जीवित रह सके। और अगर कैमल को समुद्र में छोड़ दिया जाए तो ना कैमल जीवित नहीं रह पाएगा, डूबते ही मर जाएगा। और अगर मछली को हम वहाँ छोड़ दें, कहाँ पर, रेगिस्तान में, तो वो भी मिट्टी पे गिरते ही मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी बनी ही नहीं है उस चीज़ के लिए। हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए, है ना। लेकिन क्या ये 2 ही जानवर हैं दुनिया में? दुनिया में सैकड़ों जानवर हैं, और जानवर ही नहीं है, पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवन में हर चीज़ में वैरायटी मौजूद है। तो जितनी भी चीज़ें अर्थ पर मौजूद हैं, इतनी वैरायटी में से हमने ये देखना है कि कुछ सर्टेन फीचर्स ऐसे हैं जो कि उनको एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में रहने में मदद करते हैं, ठीक है, जिनमें नॉर्मली वो पाए जाते हैं। जैसे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, सर्टेन हैबिट्स होती हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेचुरल हैबिटेट में रहने में मदद करती हैं, है ना। इसको एडाप्टेशन बोलते हैं। अडाप्टेशन अगर आपसे पूछा जाए क्या है अडाप्टेशन, क्या है अडाप्टेशन, सीधे सीधे वो चीज़ है कि आपने कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप कर ली हैं जिसकी वजह से जिस सराउंडिंग में आप रहते हैं वहाँ आपको रहने में बड़ी आसानी हो रही है ना। अडाप्टेशन ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होता है, ठीक है। जो कोई समुद्र में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो अडाप्टेशन है वो समुद्र का होगा, कोई हवा में रहने वाला है तो उसका हवा का अडाप्टेशन होगा। तो अडाप्टेशन इज डिफरेंट। नाउ इसीलिए फिश जो है वो पानी के बिना नहीं रह सकती और कैमल पानी में नहीं रह सकता, क्योंकि फिश अडाप्टेड है और कैमल अडाप्टेड नहीं है। इसी तरह फिश रेगिस्तान में नहीं रह सकती और कैमल रेगिस्तान में ही रह सकता है। क्यों? क्योंकि कैमल रेगिस्तान के लिए अडाप्टेड है और फिश रेगिस्तान के लिए अडाप्टेड नहीं है। तो वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट। और हैबिटेट का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस या घर, ठीक है। घर में क्या होता है बेसिकली? आपके घर में क्या होता है? आपको आदत है एक बेड पे सोने की, आपको आदत है एक जगह बैठ के पढ़ने की, आपको आदत है एक तरीके से खाना खाने की। तो ये सब चीज़ों से आप अडाप्ट हो चुके हैं, है ना। आपको पता है कि आपकी लाइट का स्विच कहाँ है, आपको पता है पानी की टंकी कहाँ है। तो ये सब चीज़ें आपकी बॉडी जानती है, आप अडाप्टेड हैं इस नेचर से, है ना। अभी आप किसी और के घर चले जाइए, कितनी परेशानी होगी। अगर वो बंदा घर में मौजूद नहीं है तो कितनी परेशानी होगी उसके घर में रहने में, है ना। मेहमान बन के नहीं, कोई आप किसी के घर में चले जाइए और उसको अपना घर समझने की कोशिश कीजिए, कितनी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आप उस नेचर के लिए अडॉप्टेड नहीं है, उस घर के लिए अडॉप्टेड नहीं है। अब हैबिटेट का मतलब हुआ घर या ड्वेलिंग प्लेस। तो हैबिटेट फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है और दूसरी नीड्स प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म की। बहुत तरीके के प्लांट और एनिमल सेम हैबिटेट में रहते हैं। प्लांट और एनिमल जो कि लैंड पे रहते हैं उनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। लैंड को क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स, ठीक है। फॉरेस्ट मतलब जंगल, ग्रासलैंड मतलब जो बड़े बड़े ग्रासलैंड होते हैं जहाँ पे
जानवरों को चराया जाता है, मतलब घास का एरिया होता है पूरा, है ना। डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान। कोस्टल रीजन मतलब समुद्री तट, और माउंटेन रेंजेस मतलब पहाड़ी इलाका। माउंटेन रीजन्स मतलब पहाड़ी इलाका। दूसरे हाथ पे अगर हम देखें तो प्लांट्स और एनिमल्स का जो हैबिटेट है, जो कि वाटर में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट, ठीक है। लेक्स, रिवर्स और ओशन कुछ एग्जांपल्स हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स के, और ये लार्ज वेरिएशन होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स, जो कि अलग अलग रीजन्स में पाए जाते हैं दुनिया के, ठीक है। यानी जंगल ग्रासलैंड से अलग है, डेजर्ट कोस्टल रीजन से अलग है, माउंटेन रीजन एक दूसरे, मतलब सब एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, सिमिलैरिटीज़ नहीं है। जैसे डेजर्ट फॉरेस्ट जैसा बिल्कुल नहीं होगा, कोस्टल रीजन डेजर्ट जैसा नहीं होगा, सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी हैबिटेट में रह रहे हैं, प्लांट और एनिमल, वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और उसके अलावा जो भी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं वो वहाँ की एबायोटिक कंपोनेंट कहलाती हैं। जैसे जैसे आप अपने घर में रहते हो तो आप अपने घर के बायोटिक कंपोनेंट, और बाकी आपके घर का सोफ़ा, बेड, पानी का मटका, छत, ठीक है, दरवाज़ा लोहे का, लकड़ी का दरवाज़ा, टेबल, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट है। ये सब जीती जागती नहीं है, लेकिन है आपके हैबिटेट का हिस्सा, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ठीक है। आगे समझ। सनलाइट और हीट क्या है, बायोटिक हैं और एबायोटिक हैं। बताइए सनलाइट और हीट क्या होंगे, एबायोटिक होंगे या बायोटिक होंगे? ये एबायोटिक कंपोनेंट है। तो हम ये जानते हैं कि कुछ प्लांट्स सीड से ग्रो करते हैं, है ना। तो ऐसी कौन सी एबायोटिक चीज़ें हैं जो किसी प्लांट को सीड से प्लांट बनाती हैं, मतलब किसी भी सीड को प्लांट बनाती हैं, ऐसे कौन से एबायोटिक कंपोनेंट हैं? तो आपने जर्मिनेशन के बारे में मूंग और चने का पढ़ा था, है ना, चैप्टर 1 की एक्टिविटी 5 में। आपने स्प्राउट्स निकाले थे मूंग और चने के सीड में से। तो जब सीड स्प्राउट बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये जर्मिनेट हो गया है। क्या हो गया है? जर्मिनेट हो गया है। जर्मिनेट होने का मतलब ये है कि अब ये फर्दर इसको एक प्लांट बनाया जा सकता है, ठीक है। ये एक नए प्लांट की ज़िंदगी का आगाज़ है, शुरुआत है, ठीक है। अब आपको कुछ ड्राई मूंग सीड कलेक्ट करने हैं। 2 से 30 बीज को आपको अलग कर लेना है, और बाकी को आपको भिगो देना है पानी में 1 दिन के लिए। जो सोक्ड सीड है उनको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट को कम्प्लीटली पानी के अंदर डुबो के रखना है 3 से 4 दिन के लिए, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है ना। और जो ड्राई सीड्स हैं, और जो एक पार्ट को आपको सनी रूम में रखना है ना। दूसरे को कम्प्लीटली डार्क रीजन में रख देना है, जैसे किसी कबर्ड में रख दीजिए जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती हो। बाकी जो लास्ट पार्ट है, जो चौथा पार्ट है सीड्स का, उसको आप कोल्ड सराउंडिंग में रखिए, ठीक है। तो हमने 4 सराउंडिंग में बीज को रखा, एक बिल्कुल डार्क रीजन में, एक सनी रूम में, एक कोल्ड रीजन में, और एक पूरा पानी में डूबा हुआ, ठीक। हाँ चलिए, तो रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं आप लास्ट वाले को, आइसक्रीम बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उन सबको पानी बदलते रहना है हर दिन, पहले वाले का। फिर आपको क्या करना है, आपको इन्हें आप क्या नोटिस करते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज, क्या सभी 5 कंडीशंस के जो सीड हैं वो एक से जर्मिनेट कर रहे हैं, या कहीं पर स्लो जर्मिनेशन या नो जर्मिनेशन भी मिल रहा है? तो क्या आपने रियलाइज़ किया कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि एयर, वाटर, लाइट और हीट, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इन फैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यानी कि बायोटिक कंपोनेंट तो इम्पॉर्टेंट है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी आपके घर का पानी, सोफ़ा, पत्थर, गेट, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म बहुत कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं और जो बहुत हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो बहुत अलग अलग होते हैं एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। तो ये सर्वाइव कैसे कर पाते हैं? तो अडाप्टेशन वो मेथड है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने क्लाइमेट में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। अडाप्टेशन शॉर्ट टाइम में नहीं होता, क्योंकि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं किसी भी रीजन के, वो भी बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि इनमें अडाप्ट नहीं कर पाते वो मर जाते हैं, है ना, और जो अडाप्ट कर लेते हैं वो जी जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो अडाप्ट कर चुके हैं किसी भी डिफरेंट एबायोटिक
मतलब ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से अडाप्ट करते हैं अलग अलग एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक समझ रहे हैं ना, नॉन लिविंग, पत्थर, पानी, है ना, ये सब एबायोटिक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैबिटेट में हो जाते हैं। अब हम कुछ हैबिटेट्स की तरफ देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से एबायोटिक फैक्टर्स एनिमल का अडाप्टेशन करवा रहे हैं। सबसे पहले अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की हम बात करेंगे, यानी लैंड हैबिटेट्स की। इसमें सबसे पहला है डेजर्ट। तो हमने एबायोटिक फैक्टर्स का डिस्कशन किया था किसी भी डेजर्ट के, और अडाप्टेशन की बात की थी कैमल्स की, किस तरीके से कैमल अडॉप्ट करता है खुद को, अडाप्ट करता है, अडॉप्ट नहीं, अडाप्ट, ADAPT, ठीक है। तो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स कौन से हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, क्या इनका भी अडाप्टेशन कैमल जैसा ही है? तो डेजर्ट एनिमल्स हैं जैसे कि रैट्स, चूहे, स्नेक्स, सांप, जिनके लंबे पैर तो होते नहीं है भाई। कैमल की तरह अगर सबके लंबे लंबे पैर आ जाएं तो हीट सब किसी को दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन हमने देखा है कि भाई लंबे पैर तो नहीं होते सांप के, ना चूहे के लंबे पैर होते, फिर ये कैसे अडाप्ट कर पाते हैं? यहाँ पे इंटेंस हीट से बचने के लिए, रेगिस्तान की बहुत जो भयानक गर्मी है दिन में, उससे बचने के लिए वो काय में रहते हैं, रेत के नीचे बहुत बड़े गहरे गहरे गड्ढे खोद लेते हैं और उन गड्ढों में वो रहते हैं, बरो सुरंग सी बना लेते हैं, है ना। और ये एनिमल सिर्फ रात के टाइम बाहर निकलते हैं जब थोड़ा मौसम ठंडा होता है। अच्छा, अब कुछ प्लांट्स की अगर हम बात करें जो कि सिर्फ ऐसे रीजन्स में ग्रो करते हैं, तो डेजर्ट प्लांट्स बहुत कम पानी लूज करते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू बहुत कम पानी डेजर्ट के प्लांट्स लूज करते हैं। किसी भी डेजर्ट प्लांट की जो लीव्स होंगी या तो होंगी नहीं, होंगी तो बहुत छोटी छोटी होंगी, या फिर स्पाइंस के फॉर्म में होंगी, यानी कांटों के से फॉर्म में होंगी, है ना। इससे क्या होता है कि जो लॉस ऑफ वाटर है, यानी पानी, जितना ज़्यादा लीफ का सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा पानी बाहर जाएगा, एवापरेट होगा। जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना कम पानी